हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे टीडीएस के जो आपके एमसीक्यू के डाउट्स हैं उसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझे नोट करवाए हैं अभी तक वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं इसी ऑर्डर में सॉल्व करता जा रहा हूँ। अगर आपका कोई एमसीक्यू डाउट में है जो अभी यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है तो वो आप अलग से मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए जितने एमसीक्यूज़ हैं उससे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जो डाउट है, एक्स लिमिटेड पेज अ सैलरी ऑफ ₹7 लाख विच इज़ कंप्यूटेड टू मिस्टर श्याम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय है मिस्टर श्याम, उसको सैलरी मिल रही है 7 लाख रुपए और उसने अपना बिजनेस लॉस अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया विच इज़ ₹1,50,000 और आगे ये बोला है कि टीडीएस कितना डिडक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये जो 7 लाख रुपए सैलरी उसको मिल रही है दैट इज़ कंप्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, कंप्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, बिजनेस लॉस की पहले बात कर लेते हैं। आपको याद हो तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हमने देखा है कि बिजनेस लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। वो 1,50,000 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई काम नहीं, तो उसको भूल जाओ। अच्छा, बाकी का कैलकुलेशन आप लोगों ने किया भी होगा, काफ़ी सारे लोगों ने, तो आंसर नहीं आया होगा। उसका एक रीज़न जो हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रहा होगा, सैलरी की इनकम में से बिफोर चार्जिंग टैक्सेबिलिटी एक डिडक्शन मिलता है। ये कितने लोगों ने लिया था ये आपको सोचना है, क्योंकि जितने लोगों ने डाउट्स भेजे हैं, हार्डली 5-7 लोग ही डाउट्स भेजते हैं, बाकी लोग तो पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिडक्शंस जो हैं आप जब यहाँ पे लेते हो तो सैलरी में एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16। इसका क्लॉज नंबर है 1a। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो सैलरी में एक 40,000 रुपये का फ्लैट डिडक्शन मिलता है टू सैलरी एम्प्लॉय। वो अब इम्प्रोवाइज़ कर दिया है, AY 2021 से बढ़ा दिया है और अब वो डिडक्शन हो चुका है 50,000 रुपये फ्लैट। अगर आपने ये पॉइंट यूज़ किया है तो आपका आंसर आ गया होगा, नहीं किया है तो नहीं आया होगा। बस आंसर ना आने का एक यही रीज़न है। अब इसके बाद तो टैक्सेबिलिटी की बात है, वो आप जानते हैं। 0 to 2.5 लाख ज़ीरो टैक्स, नील। 2.5 लाख टू 5 लाख 12,500, 5 लाख टू 6.5 लाख 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 20% मतलब 30,000। तो यहाँ पे टैक्स का अमाउंट हो गया 42,500 प्लस 4% सेस 44,200 डिवाइड बाई 12, क्योंकि मंथली TDS कटेगा 3683। आ गया ये अमाउंट। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये हो गया आपका MCQ नंबर 6। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है MCQ 7 है। अब ये सेम टाइप लग रहा है मुझे। 8 लाख कंप्यूटेड है और रिपोर्टेड अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो आप क्लेम कर ही सकते हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो क्लेम करने को मिलता है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें प्रॉब्लम आएगी। 8 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ले लो, 50,000 रुपये क्लेम कर लो आप डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 16। तो इनकम टैक्सेबल बचती है 5,50,000 रुपये। 0 to 2.5, 2.5 to 5.0, 5.0 to 5.5, 3 स्लैब हो रहे हैं। 0, 12,500, 50,000 पे 20%, 10,000, ये हो रहा है 22,500 प्लस 4%। 22,500 पे आपका 4% सेस मिला के 23,400 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है दैट इज़ 1950। ओके, यहाँ पे मेरा आंसर जो आ रहा है इट इज़ 1950, इनका आंसर कुछ अलग है। तो एक बार मुझे इसको टैली करना पड़ेगा कि कोई और पॉइंट अगर रह गया हो कंसिडर करना, तो मे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार 7th क्वेश्चन अभी के लिए पेंडिंग रख लेते हैं, मैं सर्च कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में सेक्शन 192A का रेफरेंस है। आपको इतना ध्यान रखना है, सेक्शन 192A, वो जो मैंने आपको मोबाइल ऐप भी बोला था ना इनकम टैक्स का, उसमें से भी एक बार आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली है कि एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू योर
पीएफ अकाउंट, अगर आप वो विड्रॉ करते हैं एंड इफ़ द विड्रॉल इज़ 50,000 रुपीज़ और मोर, तो फिर उसमें टीडीएस कटेगा। अब देखो, जो आपने कंट्रीब्यूट किया था एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वही आप विड्रॉ करें तो उस पर तो टैक्स काटने का मतलब नहीं है ना। बट एम्प्लॉयर ने जो अपनी पॉकेट से पे किया था आपके लिए, वो आपकी इनकम है, तो वो अमाउंट जो है यहाँ पे उसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। अब इसमें ऐसा बोला है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए गए थे, एम्प्लॉय की तरफ से 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए गए थे, पीएफ अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, और टोटल जो इंटरेस्ट इस पे अक्यूमुलेट हुआ वो 20,000 है। तो सीधी बात है, दोनों पे 10-10 हज़ार ही रहा होगा ना, तभी तो टोटल इंटरेस्ट इतना आ रहा है। अब इसमें से आपने एम्प्लॉयर वाला हिस्सा अगर विड्रॉ किया तो टीडीएस कटेगा उस पर 10%। एम्प्लॉयर वाला हिस्सा कितना, 60,000, उस पर 10% मतलब टीडीएस कितना, 6,000। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये। तो ये था आपका एमसीक्यू नंबर 9। अब इसके बाद अगला डाउट, एमसीक्यू नंबर 15 के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 193-194 का ब्लॉक। देखो 15th एमसीक्यू का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। अगेन आपको अगर इसको रिफ़र करना है एक बार थियोरेटिकली तो आप रिफ़र कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट में देखेंगे, मैं आपके सामने ही रख देता हूँ, डायरेक्ट में आप ऐप में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा। सेक्शन नंबर है 193। ठीक है, सेक्शन नंबर 193 में उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में। इसमें आप देखो प्रोविज़ो, फर्स्ट प्रोविज़ो है, फर्स्ट प्रोविज़ो में पूरी एंट्रीज़ हैं। ठीक है, इन एंट्रीज़ में जाके आपको देखना है पॉइंट नंबर 4, जो प्रोविज़ो का क्लॉज नंबर 4 है, उसमें बोला है एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दैट, मतलब वो लिस्ट जिस पे टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है, बट इसका अंदर भी प्रोवाइडेड दैट है, मतलब ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, तो यहाँ तो टैक्सेबिलिटी आ सकती है ना। तो देखो क्या बोला है ऊपर, ऐसा है प्रोवाइडेड दैट नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसमें बोला है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द इंटरेस्ट exceeding rupees 10,000 payable on 8% savings taxable bonds or 7.75% savings taxable bonds 2018 during the financial year। मतलब इन शॉर्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा, ठीक है, ये पॉइंट है, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स पे 2018 वाले, ये ऐड भी 2018 से ही हुआ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में टीडीएस कटेगा। तो बस ये एमसीक्यू नंबर 15 का जो रेफरेंस है, इट इज़ सेक्शन नंबर 193, इसका फर्स्ट प्रोविज़ो, और फर्स्ट प्रोविज़ो में आपको देखना है क्लॉज नंबर 4। तो पूरा एड्रेस मैंने आपको बता दिया, एक बार इस पर रेफ़र करके देख लो, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सेक्शन 193 प्रोविज़ो नंबर 1 क्लॉज नंबर 4 और उसका भी प्रोविज़ो। ठीक है, ये पूरा एड्रेस है, देख लेना, पहुंच जाओ तो बता देना। 19th है इसके बाद डाउट में। देखो 19th में एक अमेंडमेंट है, अब 222E वाला जो सेक्शन है, अब इसमें जो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाता है उस पे शेयर होल्डर को खुद टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 115O विच इज़ रिगार्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर है नील। रीज़न सिर्फ यही है कि डिविडेंड जो भी दिया गया उस पर कंपनी ही डीडीटी काटती है, हमें कुछ अपनी पॉकेट से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो 19th वाला पार्ट कंप्लीट। 20 देख लेते हैं, एक्स एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यहाँ पे भी जो केस दिया हुआ है इंटरेस्ट वाला, ये भी हमें एक बार सेक्शन में रेफ़र करना चाहिए। इसका जो रेफरेंस सेक्शन है 20 वाले एमसीक्यू का, इट इज़ सेक्शन नंबर 194। उसके प्रोविज़ो में जो लिमिट्स हैं, मैंने आपको नोट्स में 40,000 रुपये की एक लिमिट लिखवाई है, सीनियर सिटीज़न के केस में 50,000 की लिमिट लिखवाई है। अगेन डायरेक्ट की लैंग्वेज में आपके सामने रख देता हूँ। 194 कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए है, मैंने 194 बोला, 194 कैपिटल ए है सेक्शन नंबर। इसका हम देख रहे हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 का है क्लॉज 1, उसके अंदर है सब क्लॉज A B C D
यहाँ पे 40,000 वाली लिमिट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस कराई थी। एक और लिमिट है 4th पॉइंट में 5,000 रुपीज़ इन एनी अदर केस, ठीक है। तो अप टू 5,000 TDS नहीं कटता है। तो ये 5,000 की लिमिट अगर आपके नोट्स में नहीं है बाई एनी चांस तो आप इसको नोट कर लेना। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आपका MCQ सॉल्व नहीं हुआ। तो 20 वाले में बिकॉज एग्जैक्ट 5,000 का इंटरेस्ट बोला हुआ है, TDS कटेगा नहीं, तो आंसर आएगा नील, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ कि मुझे ऐड करना है। अगर नोट्स में नहीं है तो आप भी एक बार नोट कर लेना। चलिए, तो ये एक प्रोविज़न हो गया। पेज नंबर इसके बाद नेक्स्ट MCQ जो है आपका 27 है, वो 27 देखें। 27 में क्या डाउट है आपका? अरे यार, ये तो बहुत इजी था। 27 वाला डाउट क्यों है पता नहीं चला। क्रॉसवर्ड पजल में 84,000 जीता है नेट, मैंने बताया भी था। देखो ये नेट अमाउंट है, दिस इज़ आफ्टर TDS ऑफ 30%। और हम जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शो करते हैं हमारे कंप्यूटेशन में, तो हम शो करते हैं ग्रॉस अमाउंट पे, और वो ग्रॉस अमाउंट हो जाता है 1,20,000। ये पॉइंट है, ठीक है। तो बस यही आंसर है आपका। इसके बाद अगला डाउट आया है 53। देखो 53, 54 जो MCQ है, इसमें नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन बोला है ना। मैंने आपको बोला था कि नॉन रेसिडेंट वाले केस में जो रेट है TDS का वो 20% है, और इसमें वो 4% सरचार्ज कटेगा। बाकी इंडियन एसएससी अगर हो तो 4% सरचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फिर हम साल के एंड में उससे रिटर्न में वसूल कर लेते हैं। बट यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इफेक्टिव रेट 20.8% ही हो जाता है, ठीक है। तो 53 और 54 में वही पॉइंट है दोनों केसेस में, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है 58, ये भी देख लेते हैं 58 में क्या आ रहा है। Sagar engaged in a business, booked a marriage hall of Yash having pan for conducting mega sale during festive season and paid rent 55,000 for 3 days period. His total turnover for the financial year is rupees 85 lakhs. Okay. The amount of TDS to be made by Sagar on the amount of rent paid. हाँ, सीधी बात है ना। अगर आप इंडिविजुअल हो और कोई कंपनी तो है नहीं, आप इंडिविजुअल हो, आपने रेंट पे किया है। हमने देखा था पहली चीज़ तो ये कि जो रेंट है वो 55,000 रुपीज़ है, और दूसरा आप जो टेनेंट हो, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये 85 लाख वाला है, विच इज़ लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपीज़, क्योंकि 1 करोड़ रुपीज़ से ये कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में नहीं है, तो TDS काटना ज़रूरी नहीं है, और उसी वजह से आंसर आना चाहिए यहाँ पे नील। तो ये इसका रीज़न है, ठीक है। 58 वाला कंप्लीट। नेक्स्ट 61 है। 61 में गड़बड़ है, वो पुराने प्रोविज़न के हिसाब से आंसर है। रेंट वाले केस में पुरानी लिमिट थी 1,80,000। ये मैंने पढ़ाते टाइम शायद आपको बोला भी था कि अभी इस साल से इस लिमिट को बढ़ा के किया गया है 2,40,000, और इवन इसमें वो को-ओनर वाला पॉइंट भी मैंने बताया था। तो आपको आंसर इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये 1,80,000 रुपीज़ को आप बदल दो और यहाँ पे लिख दो 2,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये लिमिट चेंज है। 61 डन। नेक्स्ट डाउट है MCQ नंबर 66। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। इंटरेस्ट है 1650। अच्छा, ये वापस से वही है 5,000 रुपये वाली जो लिमिट है ना, एक उसका रेफरेंस हो सकता है, रेफ़र कर लेते हैं एक बार। पेड बाई XYZ लिमिटेड टू कुश, अकाउंट पे ही चेक, डिबेंचर्स वाला केस है ना, तो लेटेस्ट चेक 193 में होना चाहिए। मैं आपको रेफरेंस ही बता देता हूँ इसका, देख लो। 193 फर्स्ट प्रोविज़ो क्लॉज नंबर 5, 50,000 रुपये तक का अगर इंटरेस्ट मिले, ये रहा, ये पॉइंट में बोला है, तो फिर TDS नहीं कटेगा। तो रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, सेक्शन नंबर 193 फर्स्ट प्रोविज़ो क्लॉज नंबर 5 और सब क्लॉज नंबर A और B, ये दोनों पॉइंट आ गए। अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे हो रहा है।
तो बस रेफरेंस मिल गया तो आंसर पता चल गया। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और कुछ नहीं है। तो 66 आपका क्लियर। 67 में वापस वही बात आ गई, 20.8% वाला जो पॉइंट है वो मैंने बता दिया। इसके बाद अगला डाउट है 70 में कुछ नहीं था, 70 इजी क्वेश्चन है। 194J में मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक डायरेक्टर की सिटिंग फीस, याद करो। वो डायरेक्टर की सिटिंग फीस में मैंने आपको बोला था कि इस सिचुएशन में जो TDS है वो कटेगा ही कटेगा हर सिटिंग फीस के ऊपर। उसमें 30,000 रुपीज़ की जो लिमिट थी बाकी 4 पॉइंट की, वो भी एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंने खास बोला था। अब यहाँ पे 10,000 रुपये उसको एक सिटिंग फ़ीस के मिले हैं, तो 10% TDS काटना है तो 1,000 रुपये हो गया। ऐसी 6 मीटिंग की है तो 6,000 रुपये हो गया। तो ये एकदम ईजी क्वेश्चन था, डाउट आना नहीं चाहिए था। तो आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 83 नंबर का आपका MCQ है। देखें क्या पॉइंट है। ये डायरेक्ट था। 83 में क्या डाउट है, रेट ही तो दिया हुआ है, मैंने नोट्स में दे रखा है, आप नोट्स में देखो मिल जाएगा। तो 83 में कुछ नहीं है। 84 देख लेते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। अमाउंट ऑफ ₹40,000 वॉज पेड टू मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2019 टूवर्ड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है। 1 जुलाई 2019 प्रोफेशनल सर्विसेज, उसके लिए फीस अमाउंट पे किया। सेक्शन आ गया 194J। आपको पता है 30,000 के ऊपर TDS कटता है। यहाँ पे जो इनवॉइस वैल्यू है वो 40,000 है। 40,000 के ऊपर TDS कटना चाहिए था 10%, मतलब 4,000 रुपये, जो ये भाई साहब डिडक्ट करना भूल गए। तो गड़बड़ तो यहीं से हो गई। अब जुलाई में जो TDS काटते हैं वो अगले महीने अगस्त की 7th डेट तक सबमिट करना होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये मंथ था फॉर डिडक्शन, अगस्त मंथ था फॉर पेमेंट। ठीक है, अब आगे क्या बोला है। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ ₹50,000 वॉज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन 28 Feb 2020। 50,000, तो इस पर भी TDS कटना चाहिए 5,000 रुपये। ओके, अब ये मिस्टर एक्स जो है ना, इसको अपनी पुरानी गलती याद आई। इसने बोला यार इस ट्रांजैक्शन पे 4,000 काटना बाकी था, एक काम करता हूँ 40 और 50 टोटल 90 हो रहा है ना, पूरा 9,000 इसी में से डिडक्ट कर लेता हूँ, सेटल हो जाएगा। और ये 9,000 उसने क्या किया, इनकम टैक्स वालों को जमा भी करा दिया इस डेट पे, जून 2020। ये तो अभी आनी बाकी है, आ जाएगी कुछ दिन में। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि देना पड़ेगा या नहीं, और अगर हाँ तो कितना। मैंने आपको बोला था कि अगर TDS काटना भूल गए तो 1% पर मंथ और पार्ट इंटरेस्ट लगता है, और TDS डिडक्ट किया और पे करना भूल गए तो जितना डिले हुआ 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, इतना इंटरेस्ट लगता है। तो ये कैलकुलेशन होता है। अब देखते हैं गिनना कैसे। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझो। ये जो 40,000 है जिस पे 4,000 रुपये TDS काटना था जो नहीं काटा, तो ब्याज इस पे लगेगा, इस पे नहीं, इसको भूल जाओ। 4,000 का TDS है ना, उसकी डेट समझो, टाइमलाइन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2019 28 Feb 20 22 जून 20, ये वो ड्यूरेशन है जहाँ TDS काटने में देरी हुई, तो 1% का रेट। ये वो ड्यूरेशन है जहाँ TDS भरने में देरी हुई, 1.5% का रेट। मंथ होता है, मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। जिस दिन TDS काटना चाहिए था और जिस दिन TDS काटा उसके बीच में जितने भी मंथ हो गए उसका 1% पर मंथ। तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 8 महीने हो रहे हैं। तो
इन पे 1% के हिसाब से 8% इंटरेस्ट तो आपको ये इस ड्यूरेशन का देना होगा। फेब को यहाँ गिन लिया तो फेब वापस यहाँ तो गिनेंगे नहीं, और वैसे भी 28 फेब को अगर आपने DDS काटा है तो पे तो मार्च में ही करना चाहिए था, 7 मार्च तक, तो आपने वो भी नहीं किया, आपने तो इस डेट पे पेमेंट किया। तो जिस मंथ में पेमेंट करना चाहिए था और जिस मंथ में पेमेंट किया वहाँ तक का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1.5% होगा। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून भी लगेगा ना, पार्ट ऑफ अ मंथ, 4 महीने 1.5% के हिसाब से 6% ये हो गया, तो 8 और 6 14% हो गया। तो ये 4,000 रुपये पे टोटल देखा जाए तो 14% इंटरेस्ट लगेगा। आप अलग अलग गिन लो, आप 4,000 पे 8% गिनो प्लस 4,000 पे 6% गिनो, बात एक ही है, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं मैथमेटिक्स में। 560 रुपीज़ हो जाएगा। एक पार्ट हुआ है, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब बात होगी वो बाकी के 5,000 रुपये जो TDS आपने सही टाइम पे काट लिया 28 फरवरी को, लेकिन पे करने में कर दी देर, क्योंकि आपको तो मार्च में पे करना था। अगेन यही 4 महीने, अगेन वही 1.5%, लेकिन लगेगा किस पे, 5,000 पे। तो 5,000 पे 6% 300 रुपये होगा, ये 300 और वो पहले वाले 560, 860 रुपीज़। ये हो गया आपका प्रोविज़न। ठीक है, ये बन गया MCQ नंबर 84। इसके बाद बात करते हैं MCQ नंबर 85 की। देखें इसमें क्या क्वेरी है आपकी। अरे ये तो रेट है, 85 तो TCS वाला है, तो सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें क्या डाउट है। नोट्स में देखो भाई, 5% का रेट है, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद एडवांस टैक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इसमें जिनके डाउट्स थे वो भी देख लो। एक 107 डाउट आया है। अब यार एडवांस टैक्स कैलकुलेट भी करवाओगे मेरे से। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 46,000 पर मंथ, उसका टैक्स अगर पूरे साल का 10,000 से ऊपर बन नहीं रहा है तो फिर उससे एडवांस टैक्स क्यों लेंगे। देख लो पहले, टैली हो रहा है, मुझे तो यही डाउट है आपका। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाई हिम भी बोला है। देखो अभी तो HP का सम है, 46,000 का उसका मंथली रेंट है, 12 महीने का मल्टीप्लाई कर लो, 46,000 इंटू 12, 5,52,000। 5,52,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अगर याद हो तो। अच्छा, इससे पहले तो आपका म्यूनसिपल टैक्स ही माइनस हो जाएगा 32,000, तो ये हो गया 5,20,000, ये 52। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो लेस होता है 30%। 30% है 1,56,000, $3,64,000 ये हो रहा है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24B वाला तो कोई पॉइंट है नहीं, ये आपकी इनकम है। अगर इस पर आप टैक्स गिनते हो तो पहला 2.5 लाख तो इंडिविजुअल के लिए वैसे भी एग्जेम्प्ट है, बचा कितना ऊपर का, 1,14,000, इसका 5% तो 1,14,000 इंटू 5%। वैसे ये भी गिन के कोई फ़ायदा नहीं है। 5,700 रिबेट भी तो होता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो वैसे ही यहाँ 12,500 तक का तो रिबेट होता है, तो ये ज़ीरो हो जाने वाला है, क्या एडवांस टैक्स भरोगे। और अगर ये भी गिन लेते तो भी आपको पता है कि 10,000 रुपये से ऊपर अगर इनकम ना हो तो एडवांस टैक्स आता ही नहीं है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, फिर भी डाउट निकाल रहे हो। चलो 107। अगला क्वेश्चन 108, यहीं कर लूँ, थोड़ी जगह बचा लेता हूँ। रघु भाई एजेड 62, सीनियर सिटीज़न हो गए हैं। पेंशन इनकम है 2,40,000, रेंटल इनकम है 3,60,000। प्रोविज़न याद नहीं आते आप लोगों को, याद करो। एडवांस टैक्स में कंडीशन बताई थी एग्जेम्पशन की, सीनियर सिटीज़न PGBP की इनकम ना होना, 10,000 रुपये से ऊपर टैक्स होना, फिर भी एडवांस टैक्स माफ़ है। बोला भी था कि ये तो उल्टा है, जो फ्री बैठे हैं उनसे नहीं भरवा रहे और हमसे भरवा रहे हैं। बस ये प्रोविज़न है और इसीलिए आंसर आएगा आपका नील। अगर प्रोविज़न याद होंगे ना, कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता है कितनी बार। तो थोड़ा प्रोविजंस पे ध्यान दो, मजदूरी वाली कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है। 111
स्टीम प्राइवेट लिमिटेड रिपोर्ट्स टोटल इनकम ऑफ 20 लाख रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। टर्नओवर था 480 करोड़। तो सीधी बात है यहाँ पे 30% का टैक्स रेट लगेगा। सितंबर तक का कितना इंस्टॉलमेंट भरना है? कैलसी पे नहीं होगा क्या, इतना डिफ़िकल्ट है? 20 लाख, इस पे 30% टैक्स, इस पे 4% सेस, ये पूरे साल का 15 जून 15 सितंबर, बाई 15 सितंबर 45% पे कर देना होता है। लो आंसर आ गया। इतना सिंपल था। 20 लाख रुपीज़, वापस बता रहा हूँ, 20 लाख रुपीज़ की इनकम, 30% टैक्स रेट प्लस 4% सेस, उसमें सितंबर तक टोटल 45% टैक्स पे हो जाना चाहिए। इंस्टॉलमेंट थोड़ी बोला है कितना भरना है, टोटल बोलते हैं ना। 45% आ गया 2,80,800 ख़त्म। ये भी बहुत इजी सम था, ऐसे सम डाउट मत लाया करो। 111, इसके बाद 114 देखें। कैलकुलेशन आया, चलो देखते हैं। ठीक है, इतना बुरा सम नहीं है, इजी है। ABC लिमिटेड है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न 234 ABC वाला है 30 सितंबर 2020 और रिटर्न फाइल नहीं किया। असेसमेंट कंप्लीट हुआ इसका सितंबर 2021 में और टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई 2,20,000, बट इसमें से उसने एडवांस टैक्स भरा है 40,000। तो ब्याज की बात हो रही थी, जो भर चुका हूँ उस पर तो ब्याज कोई हद में नहीं देने वाला हूँ। TDS 18,000 ये भी कटवाया था पहले ही, तो इतना तो सरकार तक पहुँच चुका है ना। बाकी का जो पेंडिंग है ब्याज तो उसी पे लोगे। 1,62,000 कहाँ तक का ब्याज? बोला हुआ था ना, रिटर्न फाइलिंग के लिए लेट रिटर्न फाइल करना भी हो तो डेट कहाँ तक की होती है? एक तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल, या फिर असेसमेंट जब हो गया, दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर। अपना रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का डेट है 2021 और ये है 31 मार्च 2022। आप देखना लेट रिटर्न वाला पॉइंट, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो एक डेट आती है 31 मार्च 22 और दूसरी डेट आ रही है असेसमेंट कंप्लीशन की। इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, ये डेट सिलेक्ट होगी। ठीक है, अब ये डेट तक का ब्याज वो आपसे वसूल करने वाले हैं। तो 1,62,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा वो आपको मालूम है। इट इज़ गोइंग टू बी एट द रेट ऑफ 1%। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि 234B सेक्शन में इंटरेस्ट कितना लगेगा। जब स्पेसिफाई किया है 234B तो वही यूज़ करेंगे ना। 234B में पॉइंट ये होता है कि जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उसका कम से कम 90% अगर आपने पे किया है पूरे साल में बाई एडवांस टैक्स मेथड तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने तो सिर्फ 40,000 भरा है तो गड़बड़ तो है। 234B का इंटरेस्ट लगना शुरू होता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर असेसमेंट ईयर। आपके असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डे शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 को और ख़त्म करने की डेट हमने अभी कैलकुलेट की 25 सितंबर 2021। इंटरेस्ट का रेट है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो मंथ काउंट करने हैं ना, तो देखो 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 21, एक साल तो 12 महीने तो पूरे हो गए। और यहाँ से 25 सितंबर 21, ये 6 महीने लेने पड़ेंगे, ये 12 महीने, टोटल 18 मंथ्स एट 1%, ये हो जाएगा 18%। 1,62,000 पे 18% गिन के देख लो, 29,160। तो ये अमाउंट आ गया। ठीक है, बस तो ये आपका आंसर है। दिस इज़ द सॉल्यूशन। 114 लास्ट में है। ये बहुत अच्छा सम था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। 115 क्यों डाउट लाए हो? मैंने ये सेम सम एग्जाम्पल में दिया था आपको, जब मैंने समझाया था ना एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन, सेम सम था। मैंने वहाँ पे अमाउंट थोड़ा अलग लिया था
लेकिन कैलकुलेशन सेम था। ये 7575 आ रहा है, वहाँ कुछ 2525 आ रहा था, बाकी पूरा मेथड सेम है। ये एक बार वीडियो देखो एडवांस टैक्स का, पहले मैं वापस नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। देखने के बाद भी आपका नहीं आया ना तो मुझे पूछना, मैंने उसमें आपको एक पूरा सम सॉल्व करवाया था, उसमें बताया भी था कि भाई इतनी इनकम हमने असेस की थी, 1 लाख आई, बाद में 1.5 लाख, 90% वाला पॉइंट भी पूरा नहीं हुआ, और 1 लाख के हिसाब से हमने भरा था 4 इंस्टॉलमेंट, 50,000 शॉर्ट पड़ गया। फिर वो 234C में पूरा मैंने आपको टेबल बनवा के सॉल्व करवाया था। तो जो आंसर फाइनली आ रहा था ना, मुझे ऐसा ध्यान भी है 2525 आ रहा था, सेम सम है पूरा, ये खाली अमाउंट अलग है। वो 50,000 के बदले यहाँ पे 1.5 लाख है, तो अमाउंट भी 3 टाइम्स ही हो रहा है शायद। अब एक बार टैली करके देखना वो वीडियो से, सेम क्वेश्चन है, मिल जाएगा। अगर नहीं आए तो मैं फिर से सॉल्व करवा दूंगा, अदरवाइज़ डबल मेहनत मत कराओ यार, ठीक है। तो 115 वाला पार्ट भी मेरे तरफ से एक बार कंप्लीट है। अब सब्जेक्ट टू कि आपका वापस से डाउट आ जाए, तो ये सारे MCQ जो अभी तक मेरे पास आए थे वो मैंने आपके डाउट्स सॉल्व करवा दिए हैं। अब बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस चैप्टर में से बोल सकते हो। अगले लेक्चर में जो आपने भेजे हैं कैपिटल गेन और डिडक्शंस, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।